हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 है आपका मानव जनन। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन अंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण पढ़ा था और द्वितीयक लैंगिक अंग में हमने सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जनन। अब हम नर के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसे नर जनन अंग में मैंने आपको 2 अंग बताए थे, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, वैसे ही इसमें भी 2 नर जनन अंग होते हैं, 2 मादा जनन अंग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो चलिए, नंबर 1 होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। नंबर 2 होता है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। इसको कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आता है? प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है अंडाशय, जिसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, और द्वितीयक लैंगिक अंग थोड़ा बड़ा है, इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कि पहला होता है गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस या बॉम्ब। ठीक है, दूसरा आता है एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा। हाँ, ये जो अंडाशय होता है ये भी क्या होता है? एक जोड़ी होता है, यानी 2 होते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक योनि, जिसको क्या कहते हैं? वेजाइना। अगला है बाह्य जननेंद्रिय, अगला है एक जोड़ी स्तन ग्रंथि, और लास्ट आता है एक जोड़ी अंडवाहिनी। ठीक है, पहला है गर्भाशय, जिसको यूट्रस या बॉम्ब कहते हैं। दूसरा है एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेंद्रिय, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि और एक जोड़ी अंडवाहिनी। ये कितने हैं? टोटल है 6। ये 6 अंग जो है वो किसके हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग के। प्राथमिक लैंगिक अंग में सिर्फ एक आता है अंडाशय, जो मादा में एक जोड़ी पाया जाता है, लेकिन द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं वो 6 होते हैं। गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेंद्रिय, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि और एक जोड़ी अंडवाहिनी। ये क्या करना है? ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसको याद करना है। नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, मादा जनन अंग दिखाई पड़ता है, यानी ये मादा जनन अंग। तो इसमें हम सबसे पहले ये क्या होता है इसका योनि। अब जो आपने नाम लिखे वो अपनी कॉपी में देखते जाइएगा। ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा मैंने आपको बताई कि एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, एक इधर एक इधर, योनि एक होती है। ठीक है, इसके बाद आता है अंडाशय। जो अंडाशय भी हमने बताया ये क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, और ये दो होते हैं, एक इधर यानी एक जोड़ी। ये प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग वो होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण हो। हमने नर जनन अंग में भी पढ़ा था कि प्राथमिक लैंगिक अंग वो होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण हो। तो उसमें युग्मक का निर्माण नर जनन अंग में वृषण में होता है, जबकि मादा में किसमें होता है, अंडाशय में होता है। इसलिए अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है यहां से लेके और यहां से लेकर यहां तक का भाग कहलाता है अंडवाहिनी। ठीक है, ये भाग कहलाता है अंडवाहिनी। ये होता है गर्भाशय। अगला क्या है, अब आपको इतना समझ में आ गया, यानी हमने टोटल इसके सारे नाम लिख दिए। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। किसका होता है, अंडाणु का। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस पूरे को, ये जो हमारा जाता है इसको कहते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्स, यानी गर्भाशय ग्रीवा। अब इसमें फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी को कहते हैं। ये जो अंडवाहिनी है ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब। अब ये क्या करता है, हाँ पहले इनके नाम देखिए। इसको कहते हैं हम, ये जो ये बनी हुई है, ये 4 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिख रहा है, इसको कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी। ये कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं झालर और इंग्लिश में इसको कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, इसके ऊपर, फिम्बरी के ऊपर होता है कीपक। अंडवाहिनी के अंदर है कीपक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिकुलम। इनफर्टिकुलम। ठीक है, कीपक के ऊपर वाला भाग जो होता है वो कहलाता है एम्पुला। एम्पुला। पता है वायु में एक आपको बेनिफिट होता है, यदि किसी का नाम आपको हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में आता है, तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे एम्पुला को आप हिंदी में एम्पुला लिख सकते हो, फिम्बरी को फिम्बरी लिख सकते हो, इनफर्टिकुलम को फर्टिकुलम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, समझ में आया। यानी यहां से यहां तक का पार्ट आपका कहलाता है
अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, यानी ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं फिम्बरी, झालर। इसके ऊपर होता है कीपक, कीपक के ऊपर होता है एम्पुला। ठीक है, और एम्पुला से ऊपर यहाँ पे अंडवाहिनी के ऊपर होता है इस्थमस, इस्थमस। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पे अंडाणु बना तो ये फिम्बरी क्या करती हैं, उस अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले लेती हैं। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो गया, युग्मक बन गया। अब ये युग्मक को इसके अंदर ले लिया और यहाँ पे ये यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि ये यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ पर जाकर ये रुक जाता है, कहाँ पे, इस्थमस और एम्पुला के बीच में जाकर ये रुक जाता है। अब यहाँ से क्या जाता है, ये क्या है, नर जनन अंग, वो नर युग्मक। यहाँ से नर युग्मक गया, इस रास्ते से जाकर ये यहाँ पे मिलता है किससे, अंडाणु से। आगे बात समझ में, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि अंडाणु का निर्माण किस में होता है, अंडाशय में होता है। और अंडाणु अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब द्वारा कहाँ चला जाता है, इस्थमस और एम्पुला जंक्शन। यानी ये जो पार्ट है इस्थमस और एम्पुला दोनों जहां पे होते हैं इसको कहते हैं हम एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु से इस्थमस और एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर ही आकर मिलते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि शुक्राणु अंडाणु से कहां पर मिलते हैं, तो शुक्राणु अंडाणु से एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर मिलते हैं। आगे बात समझ में, ये इस्थमस है, ये एम्पुलरी है, यहाँ पे ये इनके जो भाग को कहते हैं इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। यहाँ तक अंडाणु पहुंचा देती है फिम्बरी। अंडाणु फिम्बरी क्या करती है, अंडाणु को अपनी ओर लेती है, अपनी ओर लेने के बाद कीपक में पहुंच जाता है, कीपक से एम्पुला इस्थमस के बीच तक पहुंच जाता है। इससे आगे अंडाणु नहीं बढ़ता, इससे आगे फिर क्या करता है, यहाँ से नर जनन अंग प्रवेश करता है और ये क्या करता है, मादा जनन अंग से जाकर मिलता है। इसके बाद जब भ्रूण बनता है तो ये यहाँ पर आके यूट्रस में आके जो विकसित होता है, यानी जब ये भ्रूण बन जाता है, जायगोट बन जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जायगोट बन जाता है और जायगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण इसमें यूट्रस में आके क्या होता है, विकसित होता है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, कोई समझ में नहीं आया हो। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये जो भाग मैंने यहाँ बताया सेम यही इस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कहीं ट्विंस बेबी होते हैं तो वहां पे क्या होता है, इधर भी अंडाणु ऐसे ही बनता है। तो कभी क्या होता है, नर जनन अंग जो नर युग्मक होता है एक इधर चला जाता है और दूसरा कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, और इधर जाने पर दो जायगोट बन जाते हैं। ठीक है, यानी ये पार्ट योनि कहलाता है। इसके ऊपर गर्भाशय, ये वॉल होती है गर्भाशय ग्रीवा, इसके ऊपर यहाँ पे अंडाशय होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर 4 पार्ट होते हैं, ये फिम्बरी होती हैं, इसमें हम 4 फिम्बरी होती हैं, कीपक, इन्वर्टिकुलम, एम्पुला और इस्थमस। इस पूरे पार्ट को कहते हैं अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब्स। इसके ऊपर क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंडाणु बना यानी मादा युग्मक का निर्माण हुआ। मादा युग्मक फिम्बरी से होता हुआ कहाँ चला गया, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर चला गया। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे ही नर युग्मक जो है मादा युग्मक के साथ संयोजन करता है। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें से नर जनन अंग या मादा जनन अंग हर बार बोर्ड में पूछा जाता है और बोर्ड में इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर ही बनता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। आगे समझ में, यहाँ पे हमारा मादा जनन अंग का टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अगला हमारा टॉपिक था, हम जो पढ़ रहे थे, यानी कि हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में लैंगिक जनन के 3 भाग होते हैं।
निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में मैंने आपको बताया था जिसमें युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है। तो युग्मक जनन में मैंने बताया था, युग्मक जनन को पढ़ने से पहले आप नर जनन अंग और मादा जनन अंग को समझिए कि युग्मक जनन होता कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, नर जनन अंग कहाँ पे होता है, वृषण, वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक जनन की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है, यानी ये नोट कर लिया, मैं इसको साफ कर देती हूँ। नर जनन अंग, नर जनन और मादा जनन। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, नर जनन और मादा जनन हम पढ़ चुके हैं दोनों, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। अब नर युग्मक क्या होता है, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3 में। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ना ही आप कोई क्वेश्चन पुटअप करते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और दोनों ही पार्ट, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।